हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। काफ़ी इजी और जल्दी कंप्लीट होने वाला ये चैप्टर है, तो फटाफट बिना डिले के इसे स्टार्ट करते हैं ताकि जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप लोगों को इस चैप्टर को रिवाइज करने में आसानी रहे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, यानी जब हमारी कंट्री एक न्यू नेशन स्टेट बन गई थी तो उस टाइम इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए थे। तो एक ओवरव्यू देखते हैं। हमें पता है कि 14-15 अगस्त 1947 मिडनाइट को हमने इंडिपेंडेंस अटेन की थी और हमारी कंट्री के फर्स्ट जो पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ एक स्पेशल सेशन एड्रेस किया और वहाँ पर उन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी। काफ़ी फेमस ये स्पीच रही थी, इसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आगे अगर हम देखें तो हमें पता है हमारी इंडिपेंडेंस को अटेन करने के लिए अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने उसमें की रोल प्ले किया था। लेकिन दो गोल्स ऐसे थे जिन पर हर एक इंडियन एग्री कर रहा था, यानी वो दो डिमांड्स थी हर एक इंडियन की। उनमें पहली डिमांड ये थी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक मैनर के थ्रू रन करेगी, यानी हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। और ये जो गवर्नमेंट होगी हमारी कंट्री में, ये नहीं देखेगी कोई अपर क्लास से है, कोई लोअर क्लास से है, कोई रिच है या कोई पुअर है। इन चीज़ों को ना देखते हुए ये सभी के वेलफेयर के लिए काम करेगी। और इन ग्रुप्स में भी पर्टिकुलरली जो पुअर हैं और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में SC ST और OBC आते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देगी, इनके वेलफेयर पर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देगी। यही रीज़न है कि आज रिजर्वेशन सिस्टम हमारे सामने है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए कि एक तो हमारी कंट्री चाहती थी, मतलब कंट्री का हर एक इंसान ये चाहता था कि एक तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और दूसरी ये हो कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट हो वो सभी के वेलफेयर के लिए काम करे। और उन सभी ग्रुप्स में भी पर्टिकुलरली जो पुअर हैं और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, इनके वेलफेयर के लिए वो और भी ज़्यादा अटेंशन पे करे। अब देखो, 1947 से पहले जब हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंस अटेन की थी, इससे पहले भी वर्ल्ड की और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस अटेन की थी। लेकिन जितनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में इंडिया ने इंडिपेंडेंस को अटेन किया था, इससे पहले वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने नहीं किया था। यानी उस टाइम पर इंडिया ने सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस किया था, क्योंकि हमें फ्रीडम मिली, लेकिन फ्रीडम भी हमें किस बेसिस पर मिली? पार्टीशन की बेसिस पर। इंडिया अब जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते थे, वो ब्रिटिश इंडिया ना रहकर इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो ये जर्नी स्टार्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। तो वो चैलेंजेस क्या क्या थे वो हम देखते हैं। सो हमारे सामने 3 मेन चैलेंजेस आए थे जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला हमारा चैलेंज था टू शेप अ यूनाइटेड नेशन। अब हमारे पास नेशन तो था लेकिन वो यूनाइटेड नहीं था, तो हमारे पास जो सबसे पहला चैलेंज था वो ये था कि हमें एक यूनाइटेड नेशन फॉर्म करना है, यानी जिस पूरे नेशन पर एक ही गवर्नमेंट का जो रूल करे, यानी एक ही गवर्नमेंट गवर्न करे, एक ही पूरी कंट्री में पॉलिसीज़ हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक यूनिफॉर्मिटी हो। सेकंड हमारा जो चैलेंज था वो था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, क्योंकि अभी हम डिक्टेटरशिप को फेस कर चुके थे। तो अब हमारा जो मेन मोटिव था, हमने ऊपर भी पढ़ा कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना हमारा मेन मोटिव था। और जो थर्ड चैलेंज था वो था टू इंश्योर डेवलपमेंट, क्योंकि हम अभी बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में डेवलपमेंट के सेक्टर में बहुत पीछे थे। तो डेवलपमेंट करना और किस बेसिस पर करना? फॉर
ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इन चैलेंजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में हम फर्स्ट चैलेंज को डिटेल में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में सेकंड चैलेंज को, और थर्ड चैप्टर में थर्ड चैलेंज को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इनका एक ओवरव्यू हमारे इस चैप्टर में भी दिया गया है, तो इसे अब देखते हैं। सबसे पहला है टू शेप अ यूनाइटेड नेशन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमारे पास नेशन है लेकिन वो यूनाइटेड नहीं है। यहाँ पर अगर हम एक बार देखें तो ये देखो, हमारे इंडिया यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ब्रिटिश इंडिया और एक है प्रिंसली स्टेट वाला इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो आपको ये येलो पार्ट में दिख रहा है, ये वो वाला एरिया था जिस पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, और जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये वो एरिया था जिस पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, इनडायरेक्ट रूल था। यानी यहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट ना होकर यहाँ पर प्रिंस या फिर किंग रूल करते थे, लेकिन वो रूल भी ब्रिटिशर्स के बेसिस पर ही करते थे। ठीक है, तो अब और जब हमने इंडिपेंडेंस को अटेन किया तो प्रिंसली स्टेट्स के पास इन्हें ये आज़ादी दी गई थी कि आप अगर चाहो तो आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकते हो, चाहो तो आप इंडिया में ही रह सकते हो, चाहो तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। बहुत सारे जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ ने इंडिया के साथ रहने की डिमांड करी, कुछ ने पाकिस्तान के साथ जाने की डिमांड करी, और कुछ ने इंडिपेंडेंट रहने की भी डिमांड की थी। अब ये कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बारे में भी आपके इस चैप्टर में आगे काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से बताया गया है, तो हम उसे भी कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट चैलेंज था टू शेप अ यूनाइटेड नेशन, उसमें हमें बताया गया है कि ये चैलेंज हमारे लिए सबसे इमीडिएट चैलेंज था। इमीडिएट क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही सबसे पहले तुरंत बाद हमारा सबसे पहला चैलेंज ये था कि टू शेप अ नेशन, क्योंकि अगर हमारे पास नेशन ही है तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाएंगे कहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ देखने में ये लग रही है कि ठीक है, आसान है, लेकिन इतना मुश्किल ये था क्यों? एक यूनाइटेड नेशन फॉर्म करना मुश्किल क्यों था? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी कंट्री एक ऐसी लैंड है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल साइज़ एंड डाइवर्सिटी की लैंड है। यानी हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप अपने नियर बाई देख सकते हो, आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिल जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, उन सभी का कल्चर भी आपस में अलग है। तो ये चीज़ देखना बहुत कॉमन है, और इतनी बड़ी कंट्री में तो ये चीज़ होना और भी नॉर्मल है। तो इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर फॉलो किए जाते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन फॉलो किए जाते हैं तो रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो ये कुछ डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है जो इसे बाकी कंट्रीज से अलग बनाती है। ठीक है, तो इन सारी डाइवर्सिटी के होने की वजह से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कुछ सीरियस क्वेश्चन उठते थे हमारे फ्यूचर के लिए, यानी कंट्री के फ्यूचर के लिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में रह पाएगा, या ये सभी जगह एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर देगा कि सभी कल्चर, सभी लैंग्वेज और रिलीजन को हटा के सिर्फ एक ही कोई लैंग्वेज होगी, एक ही कल्चर और एक ही रिलीजन को फॉलो करवा देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन उठे थे, क्योंकि अब से पहले कोई भी कंट्री इतनी डाइवर्सिटी के साथ एकजुट नहीं रह पाई थी, तो ये क्वेश्चन उठना नॉर्मल थे। और सबसे जो अर्जेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इस इंटीग्रेटेड टेरिटरी को इंडिया अचीव कैसे कर पाएगा। हालांकि बाद में इंडिया ने इस चैलेंज को ओवरकम किया काफ़ी अच्छे से, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे हमारा जो सेकंड चैलेंज था वो था टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। अब ये ज़रूरी क्यों था? तो हमें पता है कि हमने ऑलरेडी डिक्टेटरशिप को देख लिया था, तो अब हमारे पास चैलेंज था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना।
इसी के लिए हमारी कंट्री ने हमारे जो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें राइट टू वोट दिया है। ईच सिटीजन एक पर्टिकुलर एज के बाद वोट देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। 1956 से पहले ये जो एज थी वो 21 ईयर्स थी और उसके बाद ये एज अब कम करके 18 कर दी गई है। तो आपने देखा होगा 18 साल का कोई भी इंसान या 18 साल से ऊपर वाला कोई भी इंसान उसके पास वोट देने का राइट होता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा है ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें और डेमोक्रेसी को बरकरार रखें। आगे अगर हम देखें तो हमारी कंट्री ने यानी इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सारी पावर किसी एक के हाथ में ना देकर 3 अलग अलग सेक्शंस में से डिवाइड कर दिए, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव में हमें पता है कि प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और सिविल सर्विसेज आती हैं, और जुडिशरी में जो लॉ एंड ऑर्डर के यानी जजेस और लॉयर वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है, तो अलग मतलब पावर का डिसइंटीग्रेशन कर रखा है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमें पता है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से ही कुछ नहीं होता, उसे इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और वो हमने फिर आगे उसे करने के लिए भी हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, और जो थर्ड चैलेंज हमारा था वो था टू इंश्योर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्योंकि हम बाकी कंट्रीज से काफ़ी पीछे हो गए थे, और सबसे जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि डेवलपमेंट ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी एंटायर सोसाइटी की हमें डेवलपमेंट करनी थी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शंस की हमें डेवलपमेंट नहीं करनी थी। यानी सभी सेक्शंस को बराबर लेके चलते हुए, या फिर जिन्हें थोड़ी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है उनको और थोड़ा ऊपर ले जाकर उन सभी की डेवलपमेंट हमें करनी थी। ये हमारा उस टाइम पर की चैलेंज था। ठीक है, इसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगेन हमें एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दिया है, यानी राइट टू इक्वालिटी। इसलिए हमारे कुछ कंट्री के कुछ सेक्शंस को जो है रिजर्वेशन कोटा मिलता है, बल्कि बाकियों को नहीं मिलता। तो ये वही है क्योंकि ये जो सेक्शन थे जो रिजर्व्ड कोटा के सेक्शन है, इन्हें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में उतनी जो एडवांटेज है वो नहीं मिली थी। तो अब इस वजह से उन्हें कोटाज वगैरह देकर उन्हें इक्वालिटी पर लेके आया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं जो पीछे रह गई थी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, उन्हें भी आगे लेके आने की कोशिश की जा रही है, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देकर। ठीक है, और इस चैलेंज में हमारा रियल चैलेंज ये था कि अब हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ लेकर आए अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी को जड़ से ख़त्म करें। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो and share the video. Thank you.